आज हम करेंगे लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में हर जगह अप्लाई होता है। लिमिटेशन एक्ट ये हमें ये बताता है कि अगर हमने कोई भी सिविल सूट फाइल करना है, उसमें कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसकी लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ एंड होगी, ये हमें लिमिटेशन एक्ट इसके बारे में हमें बताता है। इसमें जो अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल क्या मतलब 1963 का एक्ट है, ये 1 जनवरी 1964 में अप्लाई हुआ। ये जो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब हमारी 370 को वहाँ से हटाया गया, तो उसके बाद ये जो लिमिटेशन एक्ट है वहाँ भी अप्लाई होने लग गया 31 अक्टूबर 2090 से। तो आज हम ये करेंगे, सबसे पहले आ गया सेक्शन 1 पार्ट 1 हमें बताता है कि ये जो इसका पहले तो नाम क्या है और ये कहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी बनती है और ये कब कमेंसमेंट है। सबसे पहले इसको हम लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब ये सारे हिंदुस्तान में अप्लाई होता है, इंडिया में अप्लाई होता है। इसके बाद आ गया इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट अपॉइंट्स, मतलब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल जो गजट निकाली उस डेट से अप्लाई हुआ। ये कब थी? फर्स्ट ऑफ जनवरी 1964 से। एंड उसके बाद आ गया आपका सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशंस। आप सभी को पता होता है कि अगर हमने कोई भी एक्ट अभी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उस एक्ट की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही हमें आगे कंसेप्ट क्लियर करती है। तो सबसे पहले है सेक्शन 2A एप्लीकेंट इंक्लूड ए पटिशनर एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट ड्राइव हिज राइट टू अप्लाई। सबसे पहले एप्लीकेंट क्या हो गया? पटिशनर कौन होता है? अगर किसी ने सिविल सूट फाइल किया वो प्लेंटिफ और पटिशनर सेम ही होती है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि अगर ये किसी ने सिविल सूट फाइल किया वो प्लेंटिफ होगा, तो एप्लीकेंट उसी डेफिनेशन में फॉल करता है। एंड सेकंड है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन इंटरेस्ट एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई। कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जिससे वो एप्लीकेंट या पटिशनर अपना राइट जो ड्राइव करता है उसे, वो बंदा हो गया। एंड उसके बाद आ गया एनी पर्सन हुज स्टेट इज़ रिप्रेजेंट बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए एग्जीक्यूटर, जिसने विल एग्जीक्यूट की, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, वो भी बंदा इस डेफिनेशन में फॉल करेगा कि वो एप्लीकेंट है। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पटिशन, मतलब एप्लीकेशन कोई भी पटिशन हो गई उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। उसमें इंक्लूड है, मतलब कोई पटिशन है, अगर कोई इस एक्ट में कहीं भी पटिशन का जिक्र किया गया तो वो एप्लीकेशन भी वहाँ पर इंक्लूड होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडिंग ए हुंडी एंड अ चेक, मतलब ये सिंपल जैसे पर नोट हो गया या चेक हो गया, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। आगे आ गया सेक्शन 2D बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ओब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर। बॉन्ड का मतलब कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा एक बंदा अपने आप को बॉन्ड करता है कि मैं दूसरे बंदे को कुछ अमाउंट दूंगा। इस कंडीशन में दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज़ परफॉर्म्ड। इस कंडीशन में कि अगर कोई ऑन द कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज़ परफॉर्म्ड और इज़ नॉट परफॉर्म्ड एज द केस में, मतलब एक बंदा एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपने आप को बॉन्ड करता दूसरे को पैसे देने में, अगर ऐसी कंडीशन हो कि अगर ये काम हो गया तो मैं आपको पैसे पे करूँगा, अगर ना हुआ उस हिसाब से कि अगर ये काम हो तब भी पैसे दूंगा, अगर ना हुआ तो मैं पैसे दूंगा। तो अपने आप को बॉन्ड करना कि अगर कोई बंदा ये काम करेगा या नहीं करेगा, उस कंडीशन में मैं आपको पैसे देने की लायक हूँ। आगे आ गया सेक्शन 2E हमें बताता है डिफेंडेंट इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम ए डिफेंडेंट ड्राइव इज लाइबिलिटी टू बी सूड, मतलब कोई भी बंदा इस डिफेंडेंट तो होगा जिसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल हुआ,
इसमें वो भी बंदा इंक्लूड होता है जिस बंदे से डिफेंडेंट कोई अपना टाइटल ड्राइव करता है। मतलब थर्ड बंदे से, अगर मैं कोई डिफेंडेंट हूँ, मेरी लाइबिलिटी अगर उस बंदे से आ रही है, वो भी बंदा डिफेंडेंट है। आगे आगे एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंट बाय द डिफेंडेंट एज ए एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेड, वो सेम चीज़ आ गई जैसे हमने ऊपर की थी। आगे आ गया 2F इजीमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईजीमेंट क्या होता है? ईजीमेंट मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें इसे देखें, ईजीमेंट मतलब अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे मैं कुछ चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना आने जाने का रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरा ईजीमेंट राइट हो गया कि मैं इस प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ईजीमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है, ये नेचुरली राइज होता है ईजीमेंट राइट, याद रखना ये। बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल टू रिमूव, जिसके दोबारा एक पर्सन एंटाइटल होता है उस चीज़ को रिमूव करने में, एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने में, एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर, उस बंदे की प्रॉपर्टी की जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी से जुड़ा कोई भी जो मेरा बेनिफिट मेरे लिए हो सकता है, ये बिना कॉन्ट्रैक्ट के होता है, मैं उसे यूज़ करता हूँ, और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी और से बिलोंग करती है। और एनीथिंग ग्रोइंग इट, कोई भी चीज़ वहाँ से ग्रो हो रही है, जैसे कोई भी आप लगा लो कोई भी मतलब फल फ्रूट कुछ भी है, और इन अटैच्ड, मतलब उस चीज़ से अटैच्ड है, और सबसिस्टिंग अपॉन, या उस लैंड पे जो सबसिस्ट करती है वहाँ पर, द लैंड ऑफ अनदर, मतलब किसी की दूसरे बंदे की लैंड पे अगर कोई भी चीज़ उस मिट्टी से जुड़ी हुई है, मिट्टी में अटैच है या प्रॉपर्टी से अटैच है, ग्रो कर रही है, वो उस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा ईजीमेंट राइट है। ये इसकी बात करता है 2 है। नेक्स्ट आ गया 2G फॉरेन कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री होगा इंडिया को छोड़कर। गुड फेथ मतलब कि ऐसा कोई भी काम, नथिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। गुड फेथ मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन सिंपल में देखें कि अगर मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें मेरी कोई ड्यू अटेंशन नहीं है, कोई ड्यू केयर नहीं है, वो गुड फेथ नहीं होती। मतलब इसकी डेफिनेशन को इन्होंने नेगेटिव में दिया हुआ। एंड आगे आ गया प्लेंटिफ। प्लेंटिफ इंक्लूड, वो डिफेंडेंट वाला ही आ गया, मतलब प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया, ठीक है, और जहाँ से उस बंदे ने अपना टाइटल ड्राइव किया, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और कोई भी बंदा अगर किसी की प्रॉपर्टी को एज ए रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ए एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंट किसी भी कैपेसिटी में, वो भी बंदा प्लेंटिफ इंक्लूड होगा। आगे आ गया 2F पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by this schedule। मतलब period of limitation का मतलब ये आ गया कि अगर इस एक्ट में किसी भी सूट, किसी भी अपील, किसी भी एप्लीकेशन में अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है इस शेड्यूल में, उसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं, ठीक है। एंड प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब एक हो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, एक आ गया प्रिस्क्राइब पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो आ गया अगर इस शेड्यूल में कहीं लिखा हुआ है कि इस सूट को फाइल करने में, इस एप्लीकेशन को फाइल करने में, इस अपील को फाइल करने में अगर कोई टाइम लिखा हुआ, वो आ गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आगे आ गया प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब कोई भी पीरियड लिमिटेशन का, मतलब अगर इस लिमिटेशन में, इस टाइम में आपको कोई सूट फाइल करना है और अगर हम उसको गिन रहे हैं, कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इतना पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपने इस पीरियड को, इस पीरियड में आपने सूट फाइल करना है, उसको हम प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। आगे आ गया 2K में प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? मतलब मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर इंगेज एब्सोल्युटली टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड और ऑन डिमांड और एट साइट। मतलब प्रोमिसरी नोट आप लगा लो एज ए चेक, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूँ कि मैं आपको स्पेसिफाइड कुछ जो अमाउंट है, सर्टन अमाउंट किसी दूसरे बंदे को किसी टाइम में दे रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूँ, जैसे हमने चेक कह सकते हैं प्रोमिसरी नोट, ठीक है।
एंड उसके बाद आ गया 2L। 2L हमें बताता है सूट की डेफिनेशन। सूट डज नॉट इंक्लूड एनी अपील और एनी एप्लीकेशन। इसमें सूट ये होता है कि हर चीज़ सूट होगी सिर्फ अपील को छोड़कर और एप्लीकेशन को छोड़कर। लेकिन मतलब जैसे हमने कोई भी सिविल सूट फाइल किया, कोई भी सिविल रेमेडी हमने अपनी अवेल करी, उसमें सूट फाइल होता है। आगे हम पढ़ेंगे सूट में होता क्या है, वो CPC में आपको उसका जो सूट की डेफिनेशन है और सूट कैसे फाइल होता है। इसमें आई थिंक मैं अगर राइट हूँ, इसका चैप्टर ऑर्डर नंबर 4 है 5। ये जो ऑर्डर 4 हमें बताता है ये सूट कैसे फाइल होता है। आगे आ गया टोट। टोट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ए ट्रस्ट। मतलब टोट ये हो गया कि कोई सिविल रॉन्ग हो गया। टोट मतलब कोई भी सिविल रॉन्ग हो गया, हम उसको जैसे किसी के कोई थप्पड़ मारना या कुछ, कोई सिविल रॉन्ग हो गया विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्टी। Trustee does not include a बेनामीदार or a mortgage remaining in possession after the mortgage has been satisfied or a person in a wrongful possession without a title। ट्रस्टी किसे कहते हैं? मतलब मैंने कोई ट्रस्ट खोला, मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी को दे दी एज ए ट्रस्ट, तो वो जो बंदे को दिए वो ट्रस्टी हो गया। मतलब वो किसी स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर हो गया ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड ए बेनामीदार। मतलब उसमें बेनामीदार नहीं होगा। अगर बेनामीदार का मतलब ये होता है अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, वो मैंने प्रॉपर्टी किसी थर्ड बंदे के नाम पे ले ली, वो बेनामीदार प्रॉपर्टी होगी उसमें, लेकिन वो बंदा ट्रस्टी नहीं होगा। ट्रस्टी कौन होगा? ए मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज। इस लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ट्रस्टी कोई भी बंदा मॉर्गेजी मतलब एक मॉर्गेजर होता है, एक मॉर्गेजी होता है। मॉर्गेजर मतलब जिस बंदे की प्रॉपर्टी है और उस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया दूसरे बंदे को। जिस बंदे की प्रॉपर्टी है वो हो गया मॉर्गेजर, और जिसके नाम पे की वो हो गया मॉर्गेजी। ए मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज़ बीन सेटिस्फाइड। मतलब जो मॉर्गेजी था, मॉर्गेज ख़त्म होने के बावजूद, सेटिस्फाइड होने के बावजूद भी वो बंदा उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में रहा। और अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल, और वो बंदा जो विदाउट टाइटल उस प्रॉपर्टी में रह रहा। ये आगे हमारी डेफिनेशंस। अब हम आगे करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 हमें बताता है कि किसी भी सूट की लिमिटेशन, किसी भी एप्लीकेशन की लिमिटेशंस या किसी अपील की लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, ये हम अभी ये सब पढ़ेंगे पार्ट 2 में। हम स्टार्ट करते हैं। ये है सेक्शन 3। मैंने ये मेरा जो बेयर एक्ट है ये काफ़ी हाईलाइट सा क्या हुआ है। ये इसमें आ गया पार्ट 2 सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना P 2011, ये प्री के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, प्री के एग्ज़ाम में। तो अब हम करेंगे पार्ट 2 सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन। Subject to the provisions contained in section 4 to 24 inclusive। मतलब कि जो सेक्शन 4 से लेके 24 तक जो भी प्रोविज़न है उसको सब्जेक्ट में रखते, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए एवरी सूट इंस्टीट्यूट अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। ये आ गया ना, मतलब कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम फाइल करती हैं जो हमें प्रिस्क्राइब पीरियड दिया हुआ था लिमिटेशन एक्ट में, उसके बाद शैल बी डिसमिस्ड। वो सूट और एप्लीकेशन, वो अपील डिसमिस होगी अगर हम उसको लिमिटेशन एक्ट में दिए हुए टाइम के बाद फाइल करते हैं। आल्थो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज ए डिफेंस। हालांकि आपने वो डिफेंस नहीं ली हुई, उसके बावजूद भी जो कोर्ट है वो उस सूट को, उस अपील को, उस एप्लीकेशन को डिसमिस करेगी। लेकिन ये जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ये अगर आप जब तक डिफेंस नहीं लेते ये सेक्शन ही नहीं अप्लाई होता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी कि अगर आपने डिफेंस भी नहीं लिया हुआ कि इसमें ये जो सूट है या अपील है या एप्लीकेशन ये फ़ाइल की हुई है लिमिटेशन पीरियड के बाद, तो वो डिसमिस ही मानी जाएगी। ये अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी।
तो उसके बाद आ गया सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड। मतलब ये कब माना जाएगा कि एक सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है? इन एनी ऑर्डनरी केस व्हेन द प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। मतलब सिंपल, अगर हमने कोई सूट फाइल करना है तो वो कैसे होगा? वो जब तक आप एक अपनी जो प्लेंट है, वो सारा कुछ सीपीसी में बताया हुआ है, ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 में प्लेंट क्या होती है। अगर आपने अपनी प्लेंट एक प्रॉपर ऑफिसर को, जो उस टाइम मतलब उनको पावर दी गई है, आपने अपनी प्लेंट प्रेजेंट कर दी, जब माना जाएगा आपने एक प्लेंट अपनी प्रेजेंट कर दी प्रॉपर ऑफिसर। अगर सब क्लोज टू इन द केस ऑफ प्रॉपर मतलब जो करीब, व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज अ प्रॉपर इज मेड। जब अगर आपने कोई सूट फाइल करना है एज ए इंडिजेंट पर्सन, ये ऑर्डर 33 है सीपीसी का जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। अगर आपने एज ए इन द कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो कब माना जाएगा? व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज ए प्रॉपर इज मेड। जब आपने एप्लीकेशन लगाई कि मैंने एज ए प्रॉपर सूट फाइल करना है, जब माना जाएगा कि आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है। उसके बाद आ गया इन द केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज़ बीइंग बाउंड अप बाय द कोर्ट। अगर कोई भी क्लेम है कंपनी के अगेंस्ट, आपने कोई क्लेम अपना सेटअप किया है, कोई फाइल किया है, वो कंपनी बाउंड अप होने वाली है कोर्ट के दोबारा। जब आपका सूट फाइल माना जाएगा इस एक्ट के लिए, जब व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। जब आपने अपना क्लेम कोई सबसे पहले किसी ऑफिशियल लिक्विडेटर को सेंड किया। उसके बाद आ गया क्लोज बी, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। ये भी प्री के एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन कि अगर आपने कोई सेट ऑफ या कोई काउंटर क्लेम किया है, क्या वो एक सेपरेट सूट या एक सेपरेट रेमेडी मानी जाएगी या नहीं? शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। ये सेपरेट सूट माना जाएगा। और ये कब माना जाएगा, कब फाइल हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ अ सेट ऑफ, आपको सेट ऑफ, जो सेट ऑफ की डेफिनेशन है ना, सेट ऑफ का ये मतलब होता है, अगर सपोज करो ए ने एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट रिकवरी का ऑन द बेसिस ऑफ पर नोट कि ए ने 500 रुपये लेने हैं बी से। ए ने सूट फाइल किया, बी आया, बी को सम्मन गए, बी आया, बी ने कहा कि भाई ठीक है, मैंने आपके 500 देने तो हैं, लेकिन आपने मेरे 300 भी देने हैं। मतलब आपने सेट ऑफ कर दिया कि हाँ, आपने मान लिया कि उनका क्लेम मान लिया और आपने अपना सेट ऑफ कर दिया कि आपके मैंने 500 देने हैं, लेकिन आपने मेरे भी 300 देने हैं। उसको हम सेट ऑफ कहते हैं। इन द केस ऑफ अ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। इसका मतलब ये है कि इसमें ये माना गया है कि जब अगर किसी ने सूट फाइल किया, जो उसमें हमने सेट ऑफ फाइल कर दिया, तो जो सेट ऑफ है ना, वो उस डेट पे ही माना जाएगा कि जब उस बंदे ने सूट फाइल किया रिकवरी का। एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल, ए ने सूट फाइल किया 1 जनवरी 2020 में, सूट फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ पर नोट कि मैंने आपसे 500 लिए। मैंने अपना 1 मई को 2020 में ही अपना सेट ऑफ फाइल कर दिया। तो वो कहते हैं जो सेट ऑफ की डेट होगी ना, उस सेम डेट होगी जब आपने सूट फाइल किया। जब आपने सूट फाइल किया 1 जनवरी से ही इसकी डेट जो है वो मानी जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आ गया इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम। ये ऑर्डर 8 रूल 6 से इसका प्रोवाइड करता है। मैंने लिखा हुआ है कि आप भी लिख सकते हो कि कहाँ हमें इसकी डेफिनेशन या हमें कहाँ इसकी जो है उसकी प्रोविज़न पढ़ने को मिल सकती है। इन द केस ऑफ ए काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज़ मेड इन द कोर्ट। ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज़ मेड। यहाँ पर क्या होगा, काउंटर क्लेम का ये मतलब है, जैसे ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पर नोट, ठीक है, रिकवरी का। तो उसमें मैंने कह दिया कि भाई मैंने आपसे जो 500 आप कह रहे हो कि मैंने आपको देनी है, मैंने आपसे 1000 लेनी, वो काउंटर क्लेम हो गया। तो इसमें ये बताया गया कि उस बंदे ने, अगर ए ने सूट फाइल किया 1 जनवरी 2020 में,
तो मैंने जो काउंटर क्लेम अपना कर दिया 1 मई 2020 में कर दिया, तो जो काउंटर क्लेम की डेट होगी ना वो 1 मई 2020 होगी, ना कि 1 जनवरी, जैसे हमने सेट ऑफ के केस में देखा। ठीक है जी, ये है हमारा। आगे उसके बाद आ गया एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज़ मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज़ प्रेजेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। अगर कोई आपने एप्लीकेशन बनाई, कोई आपने एप्लीकेशन फाइल की, नोटिस जो हाई कोर्ट ने नोटिस किया था जिसमें, ठीक है, वो एप्लीकेशन जब मानी जाएगी जब आपने किसी प्रॉपर ऑफिसर के पास में फ़ाइल की हो, जब आपकी डेट मानी जाएगी कि इस दिन जो फाइल हुई है। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 3 जो हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें बताता है कि एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज। मतलब इसमें क्या है, ये सबसे पहले आप देख लो, ये जो CRPC का सेक्शन 471 है उसमें भी हमें ये चीज़ डिस्क्राइब किया। अब DNSS में पता नहीं मुझे, आप देख लेना इसमें क्या है। तो ये है क्या, कहते हैं एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज। सपोज करो आपका कोई लिमिटेशन जो आपकी है 1 जनवरी 2020 में ख़त्म होनी थी, और 1 जनवरी 2020 में वो उस दिन जो कोर्ट बंद थी, किसी भी रीज़न से हो सकता है, सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है, तो कहते उस केस में जो 1 जनवरी का दिन था तो आप सूट नहीं फाइल कर सके, उस दिन जो कोर्ट थी वो क्लोज थी, और आपका लिमिटेशन का जो दिन था वो लास्ट था। तो उस सिचुएशन में बताता है कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या रेमेडी होगी। कहते हैं when the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed। मतलब आपका जब जो पीरियड था लिमिटेशन का, जब वो उसका लास्ट दिन था किसी भी सूट का, किसी भी अपील का और एप्लीकेशन था, एक्सपायर्स ऑन ए डे, उस दिन एक्सपायर हो रहा था जब कोर्ट थी जो क्लोज थी। तो क्या होगा, द सूट अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड, जब फाइल हो सकती है मे बी, मतलब ये शैल भी नहीं है, मे बी डिस्क्रिशन है, शैल मे बी सूट इंस्टीट्यूट होगा, प्रेफर्ड एप्लीकेशन होगी, और मेड एप्लीकेशन प्रेफर्ड अपील होगी, और मेड एप्लीकेशन जब बना सकते हो ऑन द डेट व्हेन द कोर्ट रीओपन, उस डेट को बनेगी जब कोर्ट रीओपन होगी। जैसे 1 जनवरी 2020 में कोर्ट क्लोज थी, तो आप 2 जनवरी 2020 में बना सकते हो। अगर सेकंड भी ऑफ है तो जब भी कोर्ट खुलेगी जब आप कर सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन, ए कोर्ट शैल बी डीम टू बी क्लोज ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ़ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन क्लोज ऑन दैट डे। मतलब ये जब माना जाएगा कि अगर नॉर्मल आवर्स में अपनी कोई भी कोर्ट जब बंद है तो इस सेक्शन के लिए माना जाएगा कि जिस दिन वो पूरी जब नॉर्मल आवर्स में काम करती है और उस दिन बंद थी, उस घंटों में, उस आवर्स में बंद थी। अब आ गया सेक्शन 5, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। मतलब अगर आपको इस एक्ट में प्रिस्क्राइब की पीरियड दिया हुआ है कि आपने 3 साल के बीच में या 6 महीने के बीच में कोई एप्लीकेशन, कोई अपील या कोई सूट फाइल करना था और आप नहीं कर सके, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। इसमें हमें अगर हम प्रैक्टिकली देखें, हम ना इसमें कोई भी अगर आपने, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सेक्शन 5 है ना, ये एप्लीकेशन और सिर्फ अपील में अप्लाई होता है, ना कि सूट में, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आपने इसमें CPC में देखना है, इसका ऑर्डर 41 रूल 3A में इसकी ये सेम प्रोविज़न मान लिखी हुई है। और चलो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन, इसमें सूट इंक्लूड नहीं, अदर देन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविज़न ऑफ ऑर्डर 21। मतलब कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन कौन सी होनी चाहिए, कोई भी होनी चाहिए, एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन में नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑर्डर 21 में, जो 21 में
सीपीसी में हमें एग्जीक्यूशन के बारे में बताया गया, उसको छोड़कर कोई भी अपील और कोई भी एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो मे बी एडमिटेड, मतलब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। ये नहीं है कि अगर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल की और वो मे बी एडमिटेड, कोर्ट कर सकती है आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ़ द अपीलेंट, अगर जिसने अपील फाइल की है वो, और द एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन फाइल की है, सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील, अगर वो सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि उसके पास सफिशिएंट कोज थे कि वो विद इन टाइम अपनी अपील फाइल नहीं कर सका और अपनी एप्लीकेशन बना नहीं सका, तो अगर उसने सेटिस्फाइड कोर्ट को कर दिया कि उसके पास सफिशिएंट रीज़न थे, तब जो कोर्ट है उस एप्लीकेशन को, उस अपील को अलाउड कर देगी कि ठीक है आप फाइल कर सकते हो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। द फैक्ट दैट द अपीलेंट और द एप्लीकेंट वाज मिसलीड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असरटेनिंग द और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मे बी सफिशिएंट कोज द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो अपीलेंट है या एप्लीकेंट है ये बता सकता है कि वो किसी हाई कोर्ट की रूलिंग से या किसी भी जजमेंट से या किसी भी ऑर्डर से वो मिसलीड हो गया था कि उसको ये नहीं पता था कि वो सटन वो श्योर नहीं था कि वो उसका जो पीरियड है लिमिटेशन का वो कब से स्टार्ट होगा। सिंपल ये सेक्शन 5 इसकी बात करता है कि आप ना किसी भी अपील को, किसी भी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, कुछ कारणों से। अगर आपने ये शो कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया कोर्ट को कि मेरे पास सफिशिएंट रीज़न थे कि मैं इसको फाइल नहीं कर सका विद इन द पीरियड। थैंक यू।